Hello students, welcome back to our YouTube channel Others Classes. Here I am your math and science tutor Pratik Satyam and you are watching your channel. आपके बहुत दिनों से रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर साइंस की सीरीज भी स्टार्ट करो, तो आज से हम लोग क्लास 10th साइंस की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में साइंस को ना ऑल अबाउट 3 पार्ट्स में बांटा गया डियर। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है या बायोलॉजी पढ़ना है? फिजिक्स। तो चलिए हम लोग फिजिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों के क्लास 10th में फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन। ठीक है। सेकेंड चैप्टर है आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड चैप्टर है टियर आपके विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड फिफ्थ और लास्ट चैप्टर जो आपका है वो है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो डियर, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन असल में 2 चैप्टर होना चाहिए। क्लास 10th एनसीईआरटी में ये फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है ना। और असल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा, या आप कह सकते हो कि 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम लोग पार्ट 2 यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के अपवर्तन को कह लो आप, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे सीरीज में मैं केवल एनसीईआरटी को फॉलो करने वाला हूँ, जिसके कारण जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कह लो कि जो भी कॉम्पिटिटिव सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं डियर, आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम इसमें एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हर एक छोटे से छोटे चीज़ को। क्योंकि मैंने भी जब क्लास 10th में पढ़ा था तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि हम जो वो छोटी छोटी चीज़ जिसमें मैं कंफ्यूज किया था उसमें आप कंफ्यूज ना करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा प्यारा सा नाम रखा है हमने इस सीरीज का कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए, तो हमने क्या बोला कि 2 पार्ट्स में हम लोग साइंस को पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो हम लोगों ने क्लास अराउंड 6, 7 और 8 में भी पढ़ाई की है इसके बारे में, है ना। क्लास 9th में नहीं था, लेकिन 6, 7 और 8 से ही हम लोगों के साथ लाइट ऐड हो चुका है। हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ कुछ जानते भी हैं, है ना। चूँकि देखिए, लाइट चैप्टर फिजिक्स में आता है, फिजिक्स की डेफिनेशन आपने 9th में पढ़ी है ना, कि फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमिनास, है ना। तो ये जो प्रकाश यानी कि लाइट है, ये तो हमारे लिए नेचुरल फिनोमिना है ना। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इससे कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जो पढ़ा है उस बेसिक के साथ ज़्यादा पढ़ेंगे। एक टॉपिक आपके में न्यू आया है जो पहले था नहीं, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन से भी पहले हम लोग ये जाने कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रकाश किसे कहते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में यार देखते हैं कि अगर आप अभी मुझे देख पा रहे हो तो इसका भी एकमात्र कारण क्या है? प्रकाश, है ना। आप किसी भी चीज को अपने आसपास अभी एक बार नजर घुमा और आप अपने आसपास किसी भी चीज को देखो, तो आप किसकी वजह से उस वस्तु को देख पा रहे हो भाई? लाइट, है ना। तो खुद से आप डेफिनेशन बनाओगे तो प्रकाश की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है ना, मीडियम है, माध्यम है, जिसकी सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम उस वस्तु को देख ना पाएंगे। आप पूछोगे कैसे? अब सपोज करो यार कि 10 बजे अंधेरे में आप बैठे हुए हो, है ना, और लाइट कट गई। ठीक है, यानी कि जो आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा क्या कि एक काम करो, अपने रूम से जो है ना दरवाजे के सहारे बाहर चले जाओ, है ना। तो आप जाओगे और दरवाजे में टकरा जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो दिख नहीं रहा है ना। बट
अगर लाइट हो और मैं आपको बोलूं कि आप बाहर चले जाओ, आप बहुत इजीली बाहर चले जाओगे, दौड़ोगे कूदोगे, है ना। इसका मतलब हुआ कि लाइट ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपका एक सवाल उठेगा कि सर अगर लाइट हो और आँख ही ना हो तो? बिल्कुल सही बात है ना। तो प्रकाश हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है और दूसरा आँख भी, है ना। तो इस पे भी एक चैप्टर अभी आपको मैंने दिखाया था, सेकंड चैप्टर है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है इसके बारे में मुझे आपको डिफाइन करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे, या फिर आप लोगों में से 90% स्टूडेंट्स होंगे जो जानते भी होंगे। सबसे पहले मैंने प्रकाश का डेफिनेशन लिखा है, लाइट प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, है ना सर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है जिसमें आप देखो कि ये सन है ना, सन से जो लाइट आती है वो पहले क्या हुआ कि रोज पे यानी कि गुलाब पे पड़ा, है ना, और फिर ये प्रकाश की किरण कहाँ आई, हमारे आंखों तक आई और तब हम वस्तु को देख पाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर, ठीक है। आप इसको अगर ध्यान से देखो। अच्छा सपोज करो कि ये सनलाइट, इमेजिन, हाँ, फिजिक्स जो है ना पूरा प्रैक्टिकल सोचने की बातें हैं। मैं आपको अगर ये बोलूं कि अंधेरे में मैं आपको एक टॉर्च दे देता हूं और आपको बोलूं कि क्लास 10th NCERT साइंस की बुक ढूंढ के लाओ, ठीक है, तो आप टॉर्च बुक पे जलाओगे या फिर अपनी आंख पे जलाओगे? बुक पे जलाओगे ना। पहले बुक पे जलाओगे तो आपको क्या होगा, वो भी जो भी बुक्स होंगे वो आपको दिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी मीडियम से जिससे भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, चाहे वो बल्ब हो या सूर्य हो, सबसे पहले प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़नी चाहिए जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वो परावर्तित होकर हम लोगों के आंख तक पहुंचती है, जिसके बाद ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में जनरली डेफिनेशन क्या होगा कि भैया प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं, है ना। सबसे पहले क्या लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा क्या है, तो भैया ऊर्जा वह चीज़ है जिसकी सहायता से ही हम कोई काम कर पाते हैं। तो प्रकाश भी तो एक चीज़ है जिसकी सहायता से हम काम कर पाते हैं। दिन रात हम काम ही ना करें, अगर सूर्य आए ना, है ना, लाइट हो ना, तो फिर हम क्या काम कर लेंगे भाई? सोने का, खाने का, है, केवल सोने का। चलो, तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको जनरली यहाँ पे इजीली दिया हुआ है कि देखो सनलाइट है ना, तो ये जो पेड़ आप सुने हो कि पौधा जो है ना वो भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें जरूरत होती है, तो सबसे पहले आपको तो सूर्य प्रकाश। तो भैया क्या सूर्य प्रकाश से खाना बनाता है? नहीं। सूर्य से जो प्रकाश पौधे तक पहुंचती है वो एक क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसको लेकर ही पौधा भोजन बनाता है, और इनडायरेक्टली हम लोग उस पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हम लोग भी क्या होता है, हम लोगों को भी एनर्जी मिलता है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी है, असल में छोटी बात है नहीं, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में, जब आप क्लास 12 में जाओगे तो लाइट का को बहुत विस्तृत रूप में, और ये जो मैंने एक लाइन में बातें लिखी है ना, क्लास 10th में तो आपको बस इसको याद रखने की जरूरत है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। लेकिन 12 में भैया इस पे तो एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ, एक किताब लिखी हुई है ना। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट में बटा हुआ है, लाइट रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। और बोलता है क्या कि लाइट एक ऐसा सोर्स है जिसके पास डुअल नेचर होता है। प्रकाश तरंग के रूप में भी उपस्थित है और प्रकाश कण के रूप में भी उपस्थित है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट के पास ना डुअल नेचर होता है। ये सारी बातें हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बोलेगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो। सपोज करो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि सपोज करो कि यार लाइट कट हो गई और आप बैठे हुए हो, और सपोज करो कि मम्मी आपके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बना रही है ना, अचानक से लाइट कट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास टॉर्च है और मम्मा ने बोला कि बेटा टॉर्च लेके आओ, या फिर कोई भी एक ऐसा मीडियम लेके आओ जिससे कि रोशनी हो जाए, खाना बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप वहां पे कोई भी मीडियम जिससे कि लाइट निकलता हो उसको लेके जाओगे, या फिर आप अपने ही सीट पे बैठे बैठे क्या करोगे कि टॉर्च जला दोगे, है ना। और क्या होगा कि प्रकाश का किरण सबसे पहले आपके रूम से बाहर निकलेगी, दरवाजे से इधर घूमेगी क्योंकि किचन ही शोर है, फिर वहां से जाके दूसरे किचन के दरवाजे की ओर इन करेगी, है ना, इधर इन करके, और मम्मी के वहां पे जो खाना बन रहा है वहां पे प्रकाश पहुंचेगी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप जब टॉर्च जलाते हो तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव है जिसको आप याद रख सकते हैं। ये सब प्रकाश का गुण है सर,
ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इस बात को मैं आगे चल के काट भी दूंगा। हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, जब वो केवल एक माध्यम में चलती है तब वह सीधी रेखा में गमन करती है। अब आप बोलोगे माध्यम किसे कहते हैं, तो भैया प्रकाश जो सूर्य से निकलकर और हम लोगों तक पहुंचती है, तो पहुंचने के लिए उसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो माध्यम क्या है, हवा। अगर मैं आपको बोलूं तो प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन वो हवा के द्वारा हम लोगों तक पहुंचता है। इसलिए हम लोग बोले कि एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू लाइट हम लोगों तक पहुंचता है। मैं जो बोल रहा हूं और आप जो सुन पा रहे हैं, जो मेरी ध्वनि जो आप तक पहुंच पा रही है, यहाँ पे भी एक मीडियम वर्क कर रहा है सर। उसको हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं ना, हवा बोलते हैं, ठीक है। हवा ही हम लोगों के बातों तक को वहां तक पहुंचाती है कि आप जो बोलते हो बगल वाला सुन पाता है, ठीक है। तो उसी तरह लाइट भी जो वहां से मेरे तक पहुंच पा रही है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं जो मेरे तक पहुंच पा रही हैं, उसका एक मीडियम क्या है, एयर है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो सीधी ना जाकर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसको आगे पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है। जनरली अभी आप समझो, ऑब्जेक्टिव जब आएगा आपको क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आप बोला क्या कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अभी तुरंत मैंने आपको बोला कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि एयर है तो वो एयर होके आ जाती है ना हवा के द्वारा। तो हम कहते हैं भैया इस माध्यम में चल गई, तो इसको हम प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। किसको, हवा को। असल में प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो निर्वात लिखा हुआ है ना, निर्वात मतलब जो अंतरिक्ष, जहां पे हवा भी नहीं होता है, प्रकाश वहां भी गमन करती है। और किस स्पीड से गमन करती है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में बदलूं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है प्रकाश, ठीक है। इसके बाद हमने आपको लिखा कि प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं, केवल ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। आप बोलोगे कि चौपट है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। प्रकाश को तो हम देख रहे हैं सर, अभी यहाँ लाइट आ रही है सन से हम लोगों तक, तो हम उसको देख पा रहे हैं। यहाँ पे लाइट चल रही है तो हम उसको देख पा रहे हैं, है ना सर। उसको देख नहीं रहे हैं हम। आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा। सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड जिसके पास यार कोई धांसू सी बाइक है ना, और वो बाइक लेके लगभग सपोज करो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर में होता है ना स्पीड, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपके बगल से गुजर गया, तो आप उसको ऐसे देखोगे, है ना। अभी मैं बोलूँगा कि चलो सपोज करो कि उसके बाइक की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके बगल से चली गई, है ना, तो आप उसको कैसे करोगे, सर, है ना, वो पार हो गया। अभी मैं आपको सपोज कराता हूँ, सपोज करो कि उसकी बाइक 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, गायब। अरे यार कुछ गया क्या, पता नहीं। 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आपका दोस्त आपके बगल से निकल जाए तो आपको पता नहीं चलता। और प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। सपोज आप देख पाओगे, बिल्कुल नहीं, है ना। हम अनुभव कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। आंख भी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, और हम इसके द्वारा प्रकाश को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। एक बार फटाफट रिकैप करेंगे। प्रकाश क्या है भैया, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रह गया ना, कितना इजी है, अभी तुरंत लर्न करेंगे, है ना। और एक बात, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो अभी यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आदर्श क्लासेस 95+ साइंस बैच। आप वहाँ पे जाके ऐड हो जाओ और आपको जो है क्या कहते हैं, ये लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप इसको केवल देखना नहीं है सर, आप यहाँ पे समझ लो। टेलीग्राम लिंक पे जाओ, वहाँ से आप क्या करो कि फटाफट एक न्यू कॉपी लो और उसमें यहाँ से शुरू करो लिखना। और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, जो हमारी टीम के पास व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पर भेजो। मैं देखूंगा कि आप कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो। उसमें आपका नाम, आप किस स्टेट से हो, है ना, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ये चीज़ आप मेंशन जरूर करना, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगा। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात के बारे में विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, क्लास 12 में, है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पढ़ लिया ना, हमेशा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग अगर पूछेगा निर्वात में कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है सर। प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं, इसको केवल हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट, किरण। किरण क्या होता है, अरे बड़ा सिंपल सा बात है यार, देखो 1 मिनट। किरण किसको बोलते हैं, आपने गणित में पढ़ा है ना, किसी एक बिंदु, उसका क्या होता है ना कि एक अंत बिंदु होता है और दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको समझा दूं, 1 मिनट। देखो किरण क्या होता है कि
ऐसा रेखाखंड होता है ना जो एक बिंदु से निकलता है और अनंत तक चला जाता है। ये तीर चिन्ह क्या दिखा रहा है भैया, अनंत तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। तो बोला क्या कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, अब प्रकाश सूर्य से निकला और हम तक पहुंचा, तो जो उसका दिशा होगा ना, गमन पथ की दिशा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको समझाया, सॉरी, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे किरण आपको दिख रहे हैं ना, लेकिन जब किरण की बात होगी तो हम केवल एक ही लाइंस को देखेंगे सर, ठीक है। आप कहोगे क्या कि लेकिन एक साथ तो बहुत सारा ग्रुप निकलता है लाइट का, मैं बोला उसको भी आगे डिफाइन करेंगे। अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं कर रहे हैं हम, है ना, ठीक है, उसका बहुवचन नहीं कर रहे हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण बोलते हैं, बहुत आसान, याद हो गया होगा। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। नेक्स्ट, अब आप बोल रहे थे कि सर कभी भी जब हम टॉर्च जलाते हैं या इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा होता है या सन से जो रेज आ रही हैं या किरण आ रही हैं, तो वो कभी भी एक नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती यार, वो तो ग्रुप ऑफ रेज होती है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे बता दिया, क्या बताया कि किरणों के समूह को मिनट, हम यहाँ देखो मैंने क्या बोला कि किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, है ना। यानी कि वो जो किरणों की समूह हम लोग तक पहुंच रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। पुंज मतलब कि वो ना होता है गुच्छा, है ना, तो किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब भैया किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला समांतर किरण पुंज, सुन के ही लगा होगा ना कि देखो इसमें यहाँ पे मैंने आपको एक रे डायग्राम दिखाया है ना। जब भी आपको डेफिनेशन आप लिखोगे कि समांतर प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, तो आप उसको एज अ रे डायग्राम भी शो करोगे। ये किरण है ना प्रकाश की, ये देखो ऐसे ही दिखाया था पीछे ना अभी, तो ये देखो जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, है ना, यहाँ पे देखो इस जगह पे सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आप बोलोगे एग्जाम्पल, तो सपोज करो कि हम टॉर्च जला रहे हैं ना, अब आप ये देखो कि टॉर्च दूर से नहीं, हम ना टॉर्च नज़दीक से जला रहे हैं। इमेजिन करो यार, प्रैक्टिकल है ना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल थिंग्स। आप देखो कि जब हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे ना, तो प्रकाश जो है ना वो एकदम समांतर रूप से इस पर टकराएगी, इस पे, है ना। लेकिन जब आप टॉर्च को क्या करोगे कि दूर करोगे ना, तो प्रकाश क्या होगी, फैलती चले जाएगी ऐसे दूर। लेकिन जब नज़दीक करोगे तो यही फैली हुई प्रकाश क्या होगी, कम होगी और आपको कुछ दूर ही दिखेगी, है ना। तो उस समय प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। और एक बिंदु से निकला, कहां से, टॉर्च से सपोज करो, और जाके यहां टकरा गया, है ना, तो जा रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। अगर डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, और इसका एक और नाम है संसरित प्रकाश पुंज, ठीक है। बोला जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अभिसारी, यहाँ देखो ये तीर चिन्ह क्या दिखा रही है, प्रकाश की किरणें आई और इस बिंदु पे आके मिल गई, ये भी प्रकाश की किरण आई इस बिंदु पे, यानी सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। आप बोलोगे कि सर बिना एग्जाम्पल के तो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैंने बोला कि ठीक है एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ मैं आपको। वो बचपन में हम लोगों ने, यार अभी भी तो बचपन ही है तुम्हारा, वो जो कंपास बॉक्स में एक लेंस आता था ना, जिससे हम लोग कागज को जलाने की कोशिश करते थे, तो कागज क्यों जल जाता था, क्यों जल जाता था, क्योंकि जब हम कागज पे लेंस रखते थे तो प्रकाश की बहुत सारी किरणें उस कागज के केवल एक बिंदु पे जाके मिल जाती थी, है ना। अब बहुत सारी किरण, और मैंने क्या बोला कि प्रकाश तो ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश में तो उष्मा भी है, तब तो आपको गर्मी लगती है ना। अभी गर्मी का समय है तो आपको गर्मी लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि लाइट में तो हीट भी है ना सर, है ना। तो उस एक पॉइंट पे सारी किरणें जाके मिल गई, तो एक ही पॉइंट पे जितना भी उष्मा था प्रकाश का सब वहां पहुंच गया, जिसके कारण कागज जल जाता है ना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज या संसरित प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है सर अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, और इसको हम लोग अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट इसका अपोजिट अभिसारी, ठीक है, याद रखना। अभिसारी में मैंने क्या बोला कि सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अपसारी प्रकाश पुंज एक बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। एग्जाम्पल देखो, जस्ट इसका अपोजिट फिगर हो गया। यहाँ क्या हो रहा है कि एक बिंदु से सारी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, है ना। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर यानी निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। एक एग्जाम्पल दो यार, सूर्य,
है ना, सन एक बिंदु मात्र है ना, और वहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती है चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, तो एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर जब सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी प्रकाशपुंज। एक बार रिकैप करेंगे फटाफट। किरणपुंज किसको बोलते हैं? तो किरणों के समूह को, है ना, एक किरण नहीं, एक किरण एक ही जब लाइन होगा तो उसको किरण बोलेंगे, और जब उसका समूह होगा तो किरणपुंज बोलेंगे। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3, समांतर, अपसारी, अभिसारी। समांतर प्रकाशपुंज किसको कहते हैं? जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अभिसारी प्रकाशपुंज आपने पढ़ा, अभी आपके सामने है। अभिसारी प्रकाशपुंज जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, एग्जांपल मैंने आपको एज अ लेंस दिया था ना, है ना। अपसारी प्रकाशपुंज जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं। आपके घर में मोमबत्ती होती है या बल्ब होती है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे जो रेज निकलती है। नेक्स्ट, आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे यार एक चीज, आत्मदीप्त पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जो ना जले, ठीक है, यानी जिससे प्रकाश उत्पन्न हो। परिभाषा मैंने आपको क्या लिखा है, देखो यहाँ पे सिंपल है, वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मुस्कुराता हुआ सूर्य, है ना, ये क्या है? तारे है। और यहाँ पे क्या है? बल्ब, सभी के घरों में होता है। दीपक, ठीक है, ये सब क्या करती हैं? प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला कंफ्यूजन जब मैं क्लास 10th में पढ़ा था तो यहाँ पे हुआ कि सर प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, लेकिन अपना प्रकाश तो केवल सूर्य को होता है। यहाँ पे डियर मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, चाहे किसी के भी मदद से कर रही हो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे डियर? आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम लोगों ने आत्मदीप्त पदार्थ पढ़ा तो अब अदीप्त पदार्थ भी पढ़ेंगे। अदीप्त, अ मतलब होता है नहीं, दीप्त मतलब कि जिसमें प्रकाश नहीं हो, नौ दीप्त पदार्थ। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी जिसके पास प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, ईंट होता है, या आपके घर में बहुत सारे थिंग्स हैं, क्या सभी से लाइट निकलती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसको देख पाते हैं ना, है ना। हाँ, तो ऐसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे आपके बुक्स हो गए, है ना, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि सपोज करो यार कि लगभग 9 या 10 बज रहे हैं, या दिन का समय है ना, तो घर के सारे लाइट्स ऑफ होते हैं, क्योंकि हमें दिन में सारी चीज़ें बहुत आसानी से दिख जाती हैं, तो हम लोग घर में लाइट्स ऑफ रखते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि सपोज करो यार कि लाइट्स ऑफ हैं और सन की डायरेक्ट लाइट तो तुम्हारे, ऐसा तो कोई घर नहीं बनाता है कि सन की डायरेक्ट लाइट आपके घर पे पहुंच जाए, फिर भी आपको चीज़ें क्यों दिख जाती हैं? कारण क्या दीवार से भी लाइट निकलती है? नहीं। क्या टेबल से भी लाइट निकलती है? नहीं। तो फिर आपको चीज़ें कैसे दिखती हैं? सोचो। इसका कारण है कि दीवार हो या टेबल हो या कुर्सी हो या फर्श हो, ये सभी अदीप्त पदार्थ हैं, लेकिन अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को ये क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा है परावर्तित। ठीक है, और परावर्तित होने के कारण ही हमको चीज़ें हम उस चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, ये नेचर होता है। यानी कि जैसे ही सनलाइट आकर आपके आंगन में पड़ी, आंगन में जो क्या कहते हैं फर्श है, उसने प्रकाश को परावर्तित किया आपके रूम के दीवार पे, दीवार ने प्रकाश को परावर्तित किया टेबल पे, टेबल ने परावर्तित किया बुक्स पे, बुक्स ने किया आपके आंख पे, और आपने सारी चीज़ों को देख लिया। ठीक है, तो अदीप्त पदार्थ हम किसको बोलेंगे? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं तथा प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है ना, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। क्यों? क्योंकि सर ये भी तो क्या करता है, ये क्या करता है? ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है, बल्कि वह अपने पर आने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप लोगों को तो पता होगा, पहले ही पढ़ा है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है ना, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखो, ये भैया है अपना चांद, चंदा मामा। ठीक है, सन से जो भी लाइट जा रही हैं किस पे?
चांद पे, मून पे, वो सारे लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है ना, रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम मून। मून से सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे आती है और हमको चीज़ें दिखने लगती है रात में, है ना। आप कहते हो पूर्णिमा है यार, चांद को अपना प्रकाश है ना। और अमावस्या में क्या होता है, चांद का प्रकाश क्या हो जाता है, गायब हो जाता है या कोई छीन ले जाता है। चलो नेक्स्ट, प्रकाशीय माध्यम। अभी तुरंत मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, है ना, कि प्रकाश जो है ना, जिस माध्यम से चलकर हम तक पहुंचती हैं, जैसे कि हवा, और भी पढ़ोगे जब आप अपवर्तन में जाओगे, जैसे कि ये तो हवा वाला है ना, ये क्या है, पानी, जल, ठीक है, ये क्या है, कांच है। तो कांच हो गया, इसके बाद आपका ताप हो गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू लाइट हम लोगों तक पहुंचती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा वेग प्रकाश का किस में होता है, तो हवा में। वही मान लिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा हाँ, एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगा कि जो नदी या समुद्र में, आप बोलो क्या कि सर आपने बोला कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, ठीक है, हमारी आँख या मछली की आँख, तो मछली समुद्र में है ना। तो मछली को कहाँ तक दिखाई पड़ेगा, क्या पूरा समुद्र का जो पूरा गहराई है ज़मीन तक, क्या जब दिन का समय होगा तो मछली पूरे समुद्र के सतह को देख पाएगी? मैंने बोला नहीं। समुद्र में मैक्सिमम लाइट ट्रैवल कर पाती है अराउंड 60 to 70 मीटर, ठीक है, आसान है। चलो नेक्स्ट, प्रकाशीय माध्यम क्या हुआ कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंच पाती है। इजी। नेक्स्ट सर, पारदर्शी पदार्थ बताना पड़ेगा। 7th 8th 9th 10th पढ़ते पढ़ते तो पहुंचे हैं सर। पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं? अरे ऑटो पे बैठे हो, बस पे, बस के ड्राइवर के आगे जो कांच लगा होता है उससे हम आर पार देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं? क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणें उस कांच को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, पढ़ो। जिन पदार्थों से होकर, ठीक है, ये देखो यार दिखाना पड़ेगा, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा, एग्जाम्पल मैंने दिया ना। इस हवा में आपको ये गुब्बारा क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रकाश बहुत इजीली क्या हो जा रहा है, आर पार कर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको गुब्बारा दिख रहा है उड़ता हुआ, है ना। आप यहाँ पे देखो, ये कांच है ना इस जगह पे, तो कांच से आपको देखो ये वाला पीछे वाला जो ये रेलिंग है लकड़ी का, है ना, वो आपको दिख रहा है। बशर्ते यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ देखो, एक तो पहले कांच, और उसी कांच के ग्लास में पानी है, फिर भी हमको क्या दिख रहा है, अंदर में जो रेलिंग है ना। अब ये जो शेप चेंज हो रहा है, देखो अंदर में शेप चेंज हो गया ना। ये हम पढ़ेंगे कहाँ, बताया था ना मैंने आपको, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। सीधी रेखा में गमन करती तो हमको चीज़ें बहुत आसानी से दिखाई पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये फर्श तो सीधा है ना, यहाँ अंदर टेढ़ा दिखने लगा, इस जगह पे देखो, है ना, ठीक है। इसका मतलब हो कि प्रकाश सीधे गई, और पहले हवा से गुजर रही थी ना, जब प्रकाश यहाँ से आ रही है तो हवा से जा रही है, और जैसे ही पानी में गई तो माध्यम चेंज हो गया ना। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हम लोगों की आंखों तक पहुँचता है, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, प्रकाश सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। इसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी जनरली समझो पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें बहुत आसानी से आर पार हो जाती हैं, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल है कांच, पानी, हवा इत्यादि। चलो नेक्स्ट भैया, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? और मतलब नहीं, पार मतलब कर पाए, दर्शी, है ना। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बाहर ही नहीं निकल पाए, जिससे प्रकाश आर पार ही नहीं कर पाए, उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप बोलोगे क्या? मैं बोलूँगा चलो ठीक है, बताता हूँ। सुबह से शाम तक ऐसा एक चीज़ है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। पूछो क्या? भोजन। अरे तुरंत भोजन पे ध्यान नहीं, ऐनक, मिरर। बिना अपना थुत्थन देखे कब तक रह सकते हो, है ना। तो बोल रहा है क्या कि जो कांच होता है ना, उसमें भी तो जब प्रकाश की किरणें जाती हैं ना, तो वो आर पार नहीं करती हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये ऐसा कांच है जिसके पीछे कलई किया हुआ ना है ना, ये ऐसा दर्पण है, और इसको मैं अपने सामने रखूंगा तो इससे तो तुम दिख जाओगे ना, फिर काहे कि प्रकाश की किरणें आर पार कर जाएंगी। लेकिन अगर हम इस पार्ट को कलई कर देंगे, आपके घर में जितना भी दर्पण होगा सबका ये वाला पार्ट क्या होता है, कलई किया हुआ होता है। और जब कलई किया हुआ होता है तो प्रकाश की किरणें उसको पार नहीं कर पाती हैं, है ना, उसको पार नहीं करके वापस लौट जाती हैं हम लोगों की आंखों तक, और हम लोग देखते हैं यार कितना सुंदर है, यानी अपने आप को देख के, है ना। तो मैंने क्या बोला कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, बाहर का मतलब हुआ पार नहीं कर पाता है, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। टकरा के लौट जाता है, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना। और उस घटना को परावर्तन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया। कभी भी आप देखो पत्थर के ऊपर टॉर्च जलाओ,
क्या होगा, पत्थर को छेद देगा क्या? आप दीवार के एक साइड खड़े हो घर के और टॉर्च जलाओगे तो क्या होगा, दीवार के आर पार हो जाएगा लाइट? नहीं ना, तो उसी को हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, पारभासी पदार्थ। कहने का मतलब हुआ ना तो पारदर्शी ना तो पारदर्शी, ना तो पूरा रूप से पार ही हो पाएगा और ना ही पूरा रूप से रोक ही पाएगा। यानी कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एग्जांपल देख रहे हो यार कि कांच है, उसके ऊपर सपोज करो कि जो वो समय होता है ना जब शीत गिरती है ठंड के समय में, तो सूर्य का प्रकाश आता है, लेकिन क्या पूरा प्रकाश अंदर आ पाता है? नहीं आ पाता है। एग्जाम्पल आप देखो ना, बस ड्राइवर क्या करते हैं बारिश होने के बाद, पूरे मिरर को साफ करते हैं, है ना, तो वही बात है। नेक्स्ट, और एग्जाम्पल क्या देख सकते हो, मैंने यहाँ आपको बोला तेल लगा हुआ कागज। इसको एक्सपीरियंस किया था मैंने जब हम लोग बचपन में क्लास 5 में थे यार, 4-5 अराउंड। हाँ, तो टिफ़िन होती थी ना लंच, तो लंच में हम लोग क्या करते थे कि रोटी को कागज़ में लपेट के लेके जाते थे और वहीं पे साइड में सब्जी पड़ी होती थी, तो कागज़ जो है ना उस सब्जी के तेल से क्या होता था, भीग जाता था। और जब उसको हम लोग ऐसे हाथ में रखते थे ना, तो जो दिन में सनलाइट आती थी ना वो उससे छन के बाहर चली जाती थी। पूरी सनलाइट नहीं, लेकिन नॉर्मल पेपर से लाइट पार नहीं हो पाती थी, लेकिन जो तेल लगा हुआ कागज होता था उससे प्रकाश का कुछ अंश, थोड़ा थोड़ा अंश आपको पार दिखता था। इसलिए मैंने यहाँ लिखा तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ये सभी पारभासी पदार्थ के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है। अब छाया, शैडो, जो हम देखते हैं कि दिन में बनता है ना, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल, ये देखो सनलाइट से पेन या फिर जो भी स्टैंड है, और ये जो शैडो बना, ये जो बच्चा खेल रहा है, ये जो शैडो बना, यहाँ पे जो एक यहाँ पे बिल्ला है और ये जो शैडो बना। ठीक है। छाया क्यों बनता है? प्रैक्टिकली सोचो, बड़ा आसान है यार। सपोज करो कि आप एग्जाम्पल देखो ना कि मैं यहाँ से टॉर्च जला रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से टॉर्च जला रहा हूँ, है ना, परछाई दिख रही है। वैसे मैं यहाँ से जब टॉर्च जलाऊंगा और उसके सामने मैं ना ये पेन रख दूंगा और सामने दीवार है, आप करके देखो, तो आप देखोगे कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो इसी के ऐसा कुछ इमेज कह लो, काला ऐसा क्षेत्र बनता है दीवार पर, है ना। अरे यार उसी को तो परछाई बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब हम टॉर्च जलाए तो टॉर्च से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकली और उसके बीच में खड़ा था दीवार बन के कौन, ये पेन। पेन पारदर्शी या अपारदर्शी? अपारदर्शी। तो जब प्रकाश की किरणें इस अपारदर्शी वस्तु पर टकराएंगी तो पार कर पाएंगी? नहीं। तो ये अपारदर्शी वस्तु प्रकाश का रास्ता क्या करेगा? रोक देगा। और जब प्रकाश का रास्ता रोक देगा तो प्रकाश की किरणें इसको पार नहीं कर पाएंगी, और जब पार नहीं कर पाएंगी तो इसके इतना एरिया पे दीवार में क्या हो जाएगा, एक काला क्षेत्र बन जाएगा। उसी को हम लोग शैडो बोलते हैं। इजी है ना। अब आप डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर समझोगे। देखो सिंपल, छाया किसको बोलते हैं? मैंने क्या बोला कि प्रकाश के गमन पथ पर, गमन पथ यानी जो प्रकाश जो चल रही है, जब हम उस पर किसी भी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, यानी जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। ठीक है, पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन बहुत ईजी है, आपने खेला होगा ना ये चीज़। ये देखो यहाँ पे एक लड़का यहाँ से टॉर्च जलाया, ये दीदी यहाँ पे क्या है, एक ऐनक लेके खड़ी है। प्रकाश गया, ऐनक से टकराया और घूम के इस लड़के पे चले गया। यानी कि प्रकाश एक ही माध्यम से गया, और ये माध्यम क्या, एयर, और टकरा के फिर उसी माध्यम में आ गया कि कांच में चले गया, घुस गया, खत्म 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 खत्म। ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी अपारदर्शी और चमकीली सतह से टकराती है, ये देखो प्रकाश की किरणें अपारदर्शी यानी इस मिरर से, क्यों, इसका एक भाग कलई किया हुआ है तो अपारदर्शी हो गया ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी और चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी हवा से ही गया, मैं यहाँ से टॉर्च जला रहा हूँ तो प्रकाश जो है ना वो एयर से ही गई, है ना, और टकरा के एयर में ही आ गई। तो मीडियम क्या था, माध्यम क्या था, एयर, और फिर वापस किस में आ गई, एयर। तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी अपारदर्शी और चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकाश के परावर्तन पे दर्पण यानी मिरर, जो हम चेहरा देख पाते हैं, ये वर्क करता है। इसको हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। ये देखो ये समतल दर्पण है, ये टॉर्च से प्रकाश की किरण है, यहाँ टकराई और घूम के हम लोगों के आंखों तक पहुंच गई, यानी कि ये पार नहीं कर गई इससे, है ना। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। ई भैया दौड़ते हुए गए और धड़ाक से लौट के आ गए। एग्जाम्पल समझाऊं? अरे गेंद है,
ठीक है। जब कोई खेलने को नहीं मिलता दोस्तों क्या करते हो, गेंद लिया और दीवार पे टक से मार दिया, ठीक है। अब भैया दीवार है, हवा तो है नहीं कि वो पार ही हो जाएगा, दीवार पे टकराएगा और वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा ना अपने पे। तो इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब लौटना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, परावर्तक सतह। अच्छा, अब मैं आपको बोलूँगा कि आपने गेंद फेंका, टकरा के आपके पास वापस आया, कहाँ टकराया, किसके द्वारा वापस आया, आप बोलोगे दीवार, वही दीवार परावर्तक सतह हो गया। जब प्रकाश की किरणें गई, किसी एक वस्तु पर टकराई और वापस लौट गई, तो इस जगह परावर्तक सतह कौन होगा, वह वस्तु होगा, है ना। तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है कि जब प्रकाश की किरणें गई, मिरर से टकराई, वापस हो गई, किससे टकरा के वापस में भाई, तो मिरर, वो परावर्तक सतह हो गया। तो प्रकाश जिस सतह, सॉरी यहाँ जी लिखा हुआ है, प्रकाश जी, बहुत इज्जत मिल गई। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाए उसे परावर्तक सतह कहते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव बन गया ना। लेकिन भैया चांदी को कहाँ देखेंगे, सबसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हर जगह पे। अभी पढ़ेंगे भी तो चांदी कहाँ लेके आएंगे यार, बहुत इतना अमीर तो है नहीं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करेंगे हर जगह परावर्तन को समझने के लिए। इसलिए यहाँ लिखा कि वैसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से टकराई, वापस लौट गई, तो परावर्तक सतह कौन हो गया, दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार। अब परावर्तक सतह तो भाई एक देखो, ये ऐसे एक दर्पण हो सकता है पूरा चिकना, दूसरा हो सकता है रुखड़ा, ठीक है, अभी जनरली समझेंगे। तो परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, ठीक है, प्रकृति के अनुसार परावर्तन को दो प्रकार में बांटा गया, दो प्रकार, ठीक है, दो भागों में बांटा गया। एक को बोला नियमित यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक को बोला अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन बहुत आसान है, बोला जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये देखो, ये M और R जो है ये एक समतल दर्पण है। रे डायग्राम ऐसा ही बनाते हैं ना, इसमें एक चीज छूटा हुआ है, ठीक है। आप क्या करोगे, जब भी दर्पण बनाओगे, एक मिनट, वेट, आप जब भी दर्पण बनाओगे आप उसको क्या करोगे, कलई कर लोगे। यानी ये नीचे वाला भाग कलई कैसे करते हैं, तो ये डॉटेड लाइन दिखाएंगे, ठीक है, इसको हो गया कलई किया हुआ। तो अब कलई किया है, तो अब प्रकाश की किरणें जब भी आएंगी तो क्या होगा, टकरा के क्या होगा, वापस लौट जाएंगे ना, ये पार नहीं कर पाएंगे, एक भाग कलई किया हुआ है, ठीक है। और ये अभी छूट गया था ना, तो जो मैं पढ़ाता वो गलत हो जाता। तो इस जगह पे देखो, सभी प्रकाश की किरणें, देखो ये इस पे नोटिस करो, ये प्रकाश की किरण आई और नियमित रूप से परावर्तित हो गई। नियमित रूप क्या होता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ से भी आपको क्लियर होगा ही होगा। समतल सतह है तो जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी सभी नियमित रूप से परावर्तित होंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर से आप डेफिनेशन देखो, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अनियमित परावर्तन। अब ये नहीं है ना, सपोज करो कि ऐसे कुछ उभरा हुआ भाग है, तो इस पे जब प्रकाश की किरणें, ये देखो, ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे आई, इधर चली गई, ये प्रकाश की किरणें आई, ये इधर चली गई, नियमित रूप से परावर्तन हो रहा है नहीं। ये देखो, ये यहाँ आई और इधर चली गई, है ना। तो कहने का मतलब हुआ, लोटा देखा है आपने, लोटा में अपना चेहरा देखा है, ये गाल इधर इतना फूला हुआ, नाक इतना सूजा हुआ दिखता है। कारण क्या है, अनियमित परावर्तन। प्रकाश की किरणें नियमित रूप से परावर्तित नहीं होती हैं। प्रकाश का किरण आया, जाना चाहिए था एकदम उसी एंगल के साथ, वो इधर चले गया तो आपके गाल को इधर लेके चले गया, नाक को यहाँ लेके गया तो ये नाक को इधर खींच लिया, इसलिए चेहरा बड़ा कार्टून फेस के ऐसा लगता है ना। तो इसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है डियर। तो आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कोरोना पेंडेमिक के माहौल में वो भी किसी भी प्रकार के क्लास से और लाभ से वंचित ना रहे, है ना। मित्र तो मित्र होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।